Hello friends, today we are going to talk about the fourth element of parts of speech and that is pronouns. Pronouns का मतलब हिंदी और गुजराती में होता है सर्वनाम. So what are pronouns? Pronouns are words which are used in a sentence instead of a noun so that we do not have to use the nouns again and again in a sentence. सर्वनाम का उपयोग हम वाक्य में इसलिए करते हैं ताकि हमें बार बार नाउन्स का उपयोग ना करना पड़े और इस वजह से जो ज़्यादातर नियम नाउन्स को लगते हैं वो प्रोनाउंस को भी लगते हैं. नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द रूल्स आर एप्लीकेबल टू प्रोनाउंस एज वेल. नाउ कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन that why is it important to understand pronouns? So pronouns add efficiency, clarity and variety to our sentences. So when we speak a sentence, for example, John is a doctor and he is very good at his job. Now in this sentence, the word John is a noun and the word he is a pronoun which is representing the noun. It is used instead of the noun John. Now let us imagine that this sentence would be John is a doctor and John is very good at his job. This would sound a little boring and irritating. So what do pronouns do? They save our time and they make our communication smooth. This is the importance of learning and using pronouns. Let us understand a very important element connected with a pronoun, and that is that a pronoun should be in agreement with a noun when it comes to number and gender. अब इसका मतलब है प्रोनाउन और नाउन में नंबर और जेंडर का अग्रीमेंट होना चाहिए. मीन्स व्हाट? अगर नाउन मैस्कुलिन है तो प्रोनाउन भी मैस्कुलिन होना चाहिए. अगर नाउन फेमिनिन है तो प्रोनाउन भी फेमिनिन होना चाहिए. अगर नाउन न्यूटर जेंडर है तो प्रोनाउन भी न्यूटर जेंडर होना ज़रूरी है. अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए. अगर नाउन प्लॉरल है तो प्रोनाउन भी प्लॉरल होना ज़रूरी है. एंड दिस इज़ व्हाट दिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज टॉकिंग अबाउट. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस, Henry was angry with Sarah. Henry is singular and masculine. Sarah is singular and feminine. He said that she should not have teased the dog. So he is singular and masculine, which is used instead of Henry, and she is singular and feminine, which is used instead of Sarah. The apple is fresh and it is healthy as well. Apple is singular and it is a neuter gender. Therefore, we are using the word it, which is singular and neuter gender. The third sentence, David and Hazel are going for a movie. They will return late. David and Hazel are two people, so this is plural. Although David is masculine and Hazel is feminine, the plural category ignores the gender, and so the word they, the pronoun they, has been used to represent David and Hazel together. उसी तरह से the apples are in the refrigerator, they are fresh. So apples बहुवचन है तो they प्रोनाउन को यूज़ किया है apples को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, 3 फॉर्म्स होते हैं प्रोनाउंस के. एक है पर्सन, दूसरा है नंबर और तीसरा है जेंडर. नाउ व्हाट इज़ पर्सन? आपने शायद आपकी ग्रामर की बुक्स में सुना होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. पहला पुरुष, दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष. जब हम टेंसेस सीखेंगे, वाक्य रचना के नियम सीखेंगे, तब ये हमें बहुत काम लगने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ लाइक अ फाउंडेशन टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज़ द पर्सन स्पीकिंग. वो इंसान जो बोल रहा है खुद के बारे में. जो बोल रहा है वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. Now that does not mean that कोई इंसान अगर गाना गा रहा है, कोई कुत्ता अगर भौंक रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन है. जी नहीं. जब कोई व्यक्ति बोल रहा है लेकिन खुद के बारे में कुछ बोल रहा है, एक वचन या बहुवचन, तो हम इससे कहते हैं फर्स्ट पर्सन. एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स, आई एम प्रिपेयरिंग टी, वी विल स्टार्ट एट 6 PM. आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन. व्हाट इज सेकेंड पर्सन? दूसरा पुरुष. जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति और उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, सुनने वाला नहीं. द लिसनर इज़ नॉट सेकेंड पर्सन. मान लो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आपके बाजू में कोई बैठा है, तो मैं जो बोलूँगी वो भी सुनेंगे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ. सो आप हो जाते हो सेकेंड पर्सन. सो सेकेंड पर्सन वो है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं
उसके बारे में। यू आर द हार्ट ऑफ द गेम, तुम ये खेल की जान हो, तो हम किसी को ये उसके बारे में बता रहे हैं। यू कैन ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट। ओके, व्हाट इज थर्ड पर्सन, तीसरा पुरुष। पर्सन वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस कैन ऑल्सो बी सिंगुलर और प्लूरल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ वस्तु हो सकती है, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ही इज़ क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट, he is third person over here. It is a new rule, it is third person, we are talking about the rule. They are polite and hospitable, so they is third person over here. The other two forms are number and gender. So what is number? Singular and plural. So pronouns can be singular or they can be plural like nouns. And gender, masculine, feminine or neuter gender. Let's proceed with understanding different types of pronouns that we are going to learn today, and all of them are very, very simple to understand. So here is a list. Personal pronouns are of two types: subject pronouns and object pronouns. Possessive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, and indefinite pronouns. Although they sound very complex, they are very simple to understand, and as we progress through this lesson, I am sure you will better understand how each one is used and how each one is extremely useful in our day-to-day conversations. So let's look at the first one, which is the personal category of pronouns, which is the subject pronoun. Subject यानी कर्ता, जो एक्शन कर रहा है वो, and pronouns that do the action are called subject pronouns. It is as simple as that. इनका स्थान मोस्टली वाक्य में शुरुआत में होता है, खास करके जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस वाक्य के शुरुआत में होते हैं, क्योंकि वो एक्शन करने का काम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे: आई, वी, यू, ही, शी, इट और थे, ये सारे हो गए सब्जेक्ट प्रोनाउंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वुड लव टू ट्रैवल द वर्ल्ड सम डे, वी शुड वर्क टुगेदर, यू लुक अमेजिंग इन दैट आउटफिट, यू ऑल डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सो एक पहले वाला जो यू है वो लग रहा है एक वचन है, और दूसरा वाला एक से ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा है। ही, शी इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, सो ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन और she is a great musician. It is a beautiful day. They are honest and sincere. So ये सारे जैसे आप देख रहे हो वाक्य की शुरुआत में है, और ज़्यादातर ये या तो वाक्य के मेन कैरेक्टर है या फिर कोई क्रिया या कोई एक्शन करने का काम कर रहे हैं, and that is why they are called subject pronouns. And now we move on to the next category of pronouns, next type of pronouns, and that is personal pronoun object. What is an object? Object is कर्म, जिसके ऊपर क्रिया होती है। कर्ता क्रिया करता है और जिसके ऊपर करता है उसे हम कहते हैं कर्म। मान लो बिल्ली ने चूहे को मार डाला तो बिल्ली हो गई कर्ता, और चूहा जिसके ऊपर एक्शन हुई वो हो गया कर्म। सो कैट इज अ सब्जेक्ट and mouse becomes the object. So object pronouns वो होते हैं जो एक्शन को रिसीव करते हैं, एंड उनका स्थान कहाँ होता है वाक्य में? हमेशा क्रिया यानी कि वर्ब के बाद। ऐसा नहीं कह सकते कि इनका स्थान आखिर में होता है। दे आर फॉलोड बाय द वर्ब, इफ नॉट इमीडिएटली दे आर ऑलवेज पोजिशन्ड आफ्टर द वर्ब। एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स: मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अब यहाँ पे दो प्रोनाउंस है यू और इट, जो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउंस में भी देखे थे, और मैंने कहा था कि उनका स्थान वाक्य में आगे आएगा, और यहाँ पे यू वापस आया, इट भी वापस आया, और अब मैं कह रही हूँ इनका स्थान वर्ब के पीछे आएगा। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, क्या इट या यू एक्शन कर रहा है, मेन कैरेक्टर है, तो उनका स्थान वाक्य के शुरुआत में आएगा। क्या उनके ऊपर कोई क्रिया हो रही है तो उनका स्थान वर्ब के बाद आएगा। कोई एक्शन हो रही है उनके द्वारा, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, दे विल बी पोजिशन्ड इन द बिगिनिंग,
और अगर उनके ऊपर कोई एक्शन हो रही है आप समझ जाओगे ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, सो देयर पोजीशन विल बी आफ्टर द वर्ब. इट इज एज सिंपल एज दैट. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी फॉर डिनर. हियर इनवाइटेड इज अ वर्ब and me is the object pronoun. The coach congratulated us. So here congratulated is a verb and us is a object pronoun. My friend has invited you to the party. Invited is a verb and you is the object pronoun. We miss you guys a lot. Miss is the verb and you is the object pronoun. My sister likes to spend time with him or her. So likes to or spend. So these are the two verbs and the object pronouns are him or her. The dog chased the ball and caught it in its mouth. Caught is the verb and it is the object pronoun. Maybe we're talking about the ball over here. I said hello to them on my way. So said is the verb over here and them is the object pronoun. So as you see, all these pronouns, me, us, you, him, her, it and them, they are all recipients of action which is done on them by someone else. Let's proceed and understand a very important type of pronoun which is a possessive pronoun. Now when we learnt possessive nouns, जब हमने possessive nouns सीखे थे तो हमने जो possessive noun था उसके उच्चारण में स और ज के साथ साथ एक और बात सीखी थी कि हम उनके पीछे एपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं. एक चीज़ याद रखिए, प्रोनाउंस में कभी भी हम possession दिखाने के लिए उनके पीछे एपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाते. इट्स इनकरेक्ट. सो possessive pronoun क्या है? It is used to indicate something that belongs to someone. दो प्रकार के possessive pronouns होते हैं, एक जो dependent है और दूसरा होता है independent. अब यहाँ पे जो dependent pronoun है उसको उनके बाद noun लगाने की ज़रूरत पड़ती है. So they need a noun after them or with them rather. एंड जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है वो दो चीज़ करता है. एक तो उनको इमीडिएटली उनके बाद नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर वन. और दूसरा ये जो पोजेशन दिखाते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर कैटेगरी का होता है. यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि ये लैपटॉप मेरा है, सो आई विल से दिस इज़ माई लैपटॉप. लेकिन अगर मुझे आपसे कहना है कि ये लैपटॉप सिर्फ मेरा है तो मैं कहूँगी दिस लैपटॉप इज़ माइन. सो माइन जो है विच इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन और वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ बिलोंगिंगनेस और पोजेशन व्यक्त करता है. ये हमें ध्यान में रखना चाहिए. सो वी शुड यूज इट ओनली व्हेन वी आर ट्राइंग टू शो अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन और इवन अस. ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, इनका स्थान फिक्स है. हमेशा इनका स्थान वाक्य में अंत में आता है. लेकिन जो डिपेंडेंट प्रोनाउन है उनका स्थान फिक्स नहीं होता. दे कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग and they can be used in the center also. kabhi kabhi we use them at the end, but if we use them as if we are talking about a stronger possession then it would be wrong. For example, I cannot say this laptop is my. That's incorrect. Okay, so remember that when you want to show a stronger possession, better use an independent pronoun and use it at the end of the sentence. Some examples over here are my, mine, our, ours, your, yours, his, her, hers, its, their and theirs. जहाँ जहाँ प्रोनाउन के पीछे एस लगा है ये इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पोजेशन दिखाते हैं और ये बहुवचन नहीं है. सो हर किसी के पीछे जहाँ पे एस लगता है दैट डज नॉट मीन कि हम प्लॉरल की बात कर रहे हैं. लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन. दैट इज़ माई कार, दैट कार इज़ माइन. सो माई के बाद हमने कार लगाया है देखिए, लेकिन माइन के बाद हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. द क्लासरूम इज़ आवर फ्री स्पेस. द क्लासरूम इज़ आर्स. दैट इज़ योर प्रॉब्लम. दैट प्रॉब्लम इज़ योर्स. दीज आर हिज फाइल्स. दीज फाइल्स आर हिज या फिर दीज आर हिज.
हिज का हिज ही रहता है, हमने एक्स्ट्रा एस पीछे नहीं लगाया है, लेकिन उसका स्थान हमें बताएगा कि हम कुछ स्ट्रॉन्ग पोजेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको वाक्य में अंत में लगाया है। दोज आर हर चिल्ड्रन, दोज आर हर्स। दिस इज इट्स रिमोट, द रिमोट इज इट्स। दिस इज देयर हाउस, दिस इज theirs, या फिर दिस हाउस इज theirs. Now let's look at the next type of pronoun, which is the reflexive pronoun. Now what is a reflexive pronoun? It indicates that the person who is doing the action is also the recipient. So जो इंसान क्रिया कर रहा है वही उसका रिसीवर भी है। और ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है सुनने में, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आप समझ जाओगे। myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves. सो ये सारे शब्द जो हैं वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बहुत बार जब हम अंग्रेज़ी में हमारा परिचय देते हैं तो हम कहते हैं माई सेल्फ और फिर हमारा नाम बताते हैं। ये तरीका गलत है, क्योंकि माई सेल्फ जो है वो एक प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रकार का प्रोनाउन है। आगे हम उसके दूसरे प्रकार देखेंगे। सो लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विच विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई वॉज इन अ हरी एंड सो आई वॉश द कार माई सेल्फ। मैं जल्दबाजी में था और इसलिए मैंने गाड़ी अपने आप ही धो ली। माई सेल्फ। ही विल मेक द टी हिमसेल्फ। वो चाय अपने आप ही बना लेगा। वी डोंट हैव टू गो आउट, वी विल प्रिपेयर द डिनर आवरसेल्व्स। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम रात का खाना अपने आप ही बना लेंगे। द एक्टर्स रोट द स्क्रिप्ट देमसेल्व्स। एक्टर्स ने, अभिनेताओं ने जो स्क्रिप्ट थी वो अपने आप ही लिखी। So now you know what I'm talking about. So when you say myself and you give your introduction, it sounds like मैं अपने आप ही, और फिर आपका नाम जब आप बताते हो उसका मीनिंग आप समझ रहे हो कितना गलत है इंग्लिश में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस। नाउ दीज आर काइंड ऑफ सिमिलर विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, बट दे आर नॉट सिमिलर इन देयर यूजेज। सो ये प्रोनाउंस सेम ही है, जो रिफ्लेक्सिव में हमने यूज़ किए वही प्रोनाउंस एम्फेटिक में भी है, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स। लेकिन इनका जो उपयोग है वो थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। बेसिकली इनका यूज़ इंटेंसिटी या एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। कोई भी उनके आगे जो नाउन या प्रोनाउन जो हम लगाते हैं या जिसके बारे में हम उल्लेख करते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख के आपको शायद पता चलेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यू योरसेल्फ कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। सो देखिए अब यहाँ पे यू योरसेल्फ, आप खुद ही अपने शरीर को बदल सकते हैं। सो खुद ही, इसका मीनिंग ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, मान लो मैं कहती हूँ यू कैन ईजिली ट्रांसफॉर्म योर बॉडी, तो वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन मुझे कोई जगह पे प्रेशर या इम्पॉर्टेंस या इंटेंसिटी दिखानी है तो मैं कहूँगी आप खुद ही अपने शरीर को बदल सकते हो। तो खुद ही शब्द यूज़ करने से क्या हो जाता है, हम इसका इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देते हैं, इसका एम्फसाइज करने का जो फीलिंग है वो हम बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीम न्यू दैट दे देमसेल्व्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेइंग देयर बेस्ट। सो टीम जानती थी कि वो खुद ही जिम्मेदार है अपना बेस्ट गेम खेलने के लिए, वह खुद ही। सो I can easily remove the word themselves from here and I can say the team knew that they were responsible for playing their best. But when we add the word themselves, it adds emphasis, it adds some intensiveness. We ourselves are the ones who make the greatest impact upon the world we live in. हम खुद ही अपनी दुनिया में impact ला सकते हैं। So friends, एक चीज़ ध्यान में रखिए, अब तक हमने जितने भी प्रोनाउंस देखे, हमने पर्सनल प्रोनाउंस में दो प्रकार के प्रोनाउंस देखे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। ये सारे जो प्रोनाउंस हैं उनके फॉर्म्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल और मैस्कुलिन, फेमिनिन और जेंडर। अब हम जो प्रोनाउंस देखने वाले हैं उनके ये सारे फॉर्म्स नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो उपयोग है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, दैट डज नॉट चेंज, बट दे डू नॉट हैव टू अग्री विथ द नाउन इन नंबर एंड जेंडर or maybe in persons, right? So let's look at the first one in that, and that is demonstrative pronoun.
Now it is used to demonstrate, to point out, to pinpoint specific things or people. There are 4 demonstrative pronouns: this, these, that और those. दिस और दीज का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसी चीज़ें या व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए जो हमारे नज़दीक है, और दैट और दोस्त का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ऐसी चीज़ या व्यक्ति को सूचित या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो हमसे फिजिकल डिस्टेंस में या टाइम में दूर है। दिस और दैट इनका इस्तेमाल एक वचन के लिए होता है, और दीज थोड़ा लंबा खींचना है प्रोनाउंसिएशन में, और दोस्त का इस्तेमाल बहुवचन चीज़ या व्यक्तियों के संबोधन के लिए होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज द ऑरेंज ट्री आई मैंशनड अर्लियर। सो दिस इज अ प्रोनाउन ओवर हियर। दीज टॉयज, क्योंकि बहुवचन है, आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। दैट इज अ स्पोर्ट्स कार। दोज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। सो डेमोन्स्ट्रेशन, इंडिकेशन, पिन पॉइंट के लिए हम ये 4 प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन सी दे आर नॉट मैचिंग इन नंबर, जेंडर एंड ऑल्सो इन persons. Relative pronoun used to refer to a noun which is mentioned previously. ऐसा कोई noun जो हमने पहले mention किया है उसको हम reference के तौर पे बताना चाहते हैं तो हम relative pronoun का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी relative pronoun का इस्तेमाल वाक्यों को जोड़ने के लिए भी होता है। ये वाले जो एग्जाम्पल है वो है when, where, who, which और that। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, तो आपको बेहतर समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और उस एग्जाम्पल्स को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे देन यू विल गेट अ शॉर्ट आइडिया ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। द साइक्लिस्ट हु वॉन द रेस ट्रेन्ड हार्ड। वो साइक्लिस्ट जिसने रेस जीती उसने बहुत मेहनत की थी। वो साइक्लिस्ट जिसने रेस जीती। सो द साइक्लिस्ट हु वॉन द रेस। सो हु का इस्तेमाल इन कनेक्शन टू द साइक्लिस्ट है। सो वी हैव मेंशन्ड द वर्ड साइक्लिस्ट अर्लियर एंड नाउ वी आर यूजिंग दिस प्रोनाउन टू रिफर टू इट। ओके, द पैंट्स दैट आई बॉट यस्टरडे आर ऑलरेडी स्टेन्ड। वो पैंट जो मैंने कल खरीदी उस पे ऑलरेडी दाग लग गया। सो वो पैंट जो मैंने कल खरीदी। द पास्ता विच वी एट लास्ट वीक वॉज डिलीशियस। वो पास्ता जो हमने पिछले हफ्ते खाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। सो वो पास्ता जो हमने पिछले हफ्ते खाया था। द स्टोर वेयर वी बॉट आर ग्रॉसरीज फ्रॉम इज़ क्लोज्ड फॉर एवर। वो दुकान जहाँ से हम अपना किराना खरीदते थे वो हमेशा के लिए बंद हो गई है। वो दुकान जहाँ से हम हमारा किराना खरीदते थे। सो नाउ यू नो दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है। इट इज़ यूज्ड टू रिफर टू अ नाउन विच इज़ मेंशन्ड previously. Moving ahead to the next category of pronoun which is interrogative pronoun. So interrogation means asking questions. इसलिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रश्न पूछने में. So it is used to make asking questions easy. It is used only in questions. Sometimes it can be used as relative pronouns. So जैसे reflexive और emphatic pronouns भी similar थे, इसी तरह से relative और interrogative pronouns भी similar है। आपको बहुत याद नहीं रखना है, लेकिन इनका जो usage है वो change हो जाता है। So यहाँ पे भी examples है what, which, who, whom and whose। देख लेते हैं example। What is your mother's name? So what is a pronoun over here? Which web series did you watch? आपने कौन सी web series देखी? Who is driving the car? गाड़ी कौन चला रहा है? So we are referring to some person, right? Whom do you live with? आप किसके साथ रहते हो? Whose car is that? ये किसकी गाड़ी है? And that is an understanding about asking a question about someone or somebody which we don't know about, and that is the purpose of interrogative pronouns. Indefinite pronouns. So indefinite refers to one or more unspecified objects, persons or places. So unspecified means we don't know. It's not a specific category. It is called indefinite because they do not represent any exact person, place or thing. मान लो मैं ये टेबल की बात कर रही हूँ, ये लैपटॉप की बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली मेरे ध्यान में है कि लैपटॉप की बात हो रही है,
टेबल की बात हो रही है, कोई इंसान की बात हो रही है, लेकिन जब हम एग्जैक्टली श्योर नहीं होते, हमें पता नहीं होता, या फिर हम जानबूझ के इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स है एनी, एनीबडी, नो वन, ऑल, समवन, somebody, everyone, some, many, much, few, etc. सो ये मच और मैनी हमने एडजेक्टिव्स में भी देखा है, लेकिन वहाँ पे उनका काम एडजेक्टिव्स का था, यहाँ पे ये शब्दों का काम प्रोनाउन का है। सो कौन सा फंक्शन प्ले करता है कौन सा वर्ड सेंटेंस में, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वर्ड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है। बहुत सारे वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में एक से ज़्यादा मीनिंग रखते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी कोई भी एक शब्द को ले लो तो उसका एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकता है और एक से ज़्यादा उसका फंक्शन भी हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू टर्न्ड अप। बहुत लोगों को बुलाया था लेकिन काफ़ी कम लोग आए। सो बहुत और कम, यहाँ पे मैनी और फ्यू मात्रा की बात नहीं हो रही है, गेस्ट की बात हो रही है। बहुत लोगों को यानी मेहमानों को बुलाया था लेकिन बहुत कम आए। तो मैनी और फ्यू हम किसी को संबोधित कर रहे हैं लेकिन कोई एग्जैक्ट पर्सन को संबोधित नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। somebody ate my आइसक्रीम, किसी ने मेरी आइसक्रीम खा ली। अब हमको नहीं मालूम किसने खा ली, या फिर हमें मालूम है लेकिन हमें बोलना नहीं है तो हम किसी ने ऐसा कह रहे हैं, दिस बिकम्स अ प्रोनाउन। नो वन इज इंटरेस्टेड इन द फ्री कूपन्स, किसी को भी फ्री कूपन्स में इंटरेस्ट नहीं है। एवरीवन बिलीव्स इट टू बी ट्रू, सभी लोग मानते हैं कि ये बात सही है। तो मैनी, फ्यू, समबडी, नो वन, एवरीवन, ये सारे हो जाते हैं indefinite pronouns. My dear friends, so the lesson on pronouns is over. You can download the worksheet on pronouns to practice more, know more, learn more about what pronouns are. Remember, pronouns are small, but they are very meaningful and important. Incorrect usage of pronouns can completely change the meaning and interpretation of the sentence which you are trying to communicate. One very important thing, to understand and learn pronouns, it is essential to know completely what are nouns. So अगर आपने nouns की lesson ठीक से नहीं सीखी है, nouns की श्योरिटी नहीं है आपको, तो आप प्रोनाउंस नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप जान लें नाउंस क्या है, उसके बाद प्रोनाउंस सीखें, क्योंकि प्रोनाउंस का इस्तेमाल नाउंस के बदले में होता है। नाउंस से बहुत क्लोजली जुड़े हैं एडजेक्टिव्स और नाउंस और एडजेक्टिव्स से बहुत क्लोजली जुड़े हैं आर्टिकल्स। सो नाउंस, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स के बाद आता है प्रोनाउंस। और ये चार चीज़ें जब हम कर लेते हैं उसके बाद का नेक्स्ट लेसन है कंजंक्शन। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑन conjunction. I hope you enjoyed the lecture. Please write your comments in the comment section and all the best and thank you so much. Bye.